मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ और उसमें यही स्लोगन है हमारा कि डूइंग इट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ। तो आज हम इनसे जो पर्सनालिटी जिनको हमने बुलाया है वो आपको मैं बताऊं, उनका भी सक्सेस जर्नी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। आपका जो आजकल बच्चे बात करते हैं कि जी स्किल अच्छी है या डिग्री, तो आपका क्या ख्याल है? अच्छा, तजर्बे और क्वालिफिकेशन में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? जब आपको पास्ट के मतलब कभी सोचते हैं, माजी के मतलब सोचते हैं, तो उसको आप पछतावे के तौर पे लेते हैं, बोझ के तौर पे लेते हैं, बर्डन के तौर पे लेते हैं कि या उसको आप लेते हैं लेसन लर्न। मुझे ये बताएं कि आप लीड करना पसंद करते हैं या रूल करना? जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे काम करवाना बड़ा आसान है एक मैनेजर के लिए, लेकिन जो अनट्रेन्ड स्टाफ है उससे काम करवाना आप लोगों का काम है। आपको अदारे ने इसीलिए हायर किया हुआ है, इसीलिए वहाँ फ्रंट सीट पर रखा हुआ है कि आप लोग अनट्रेन्ड स्टाफ से काम करवाएं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो इंशाल्लाह ताला मेरा यही विजन है कि अगले 3 सालों में, अगर 5 सालों में नहीं तो 3 सालों में इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अपना काम जरूर स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। आपके नज़दीक लाइफ की रीजंस आपने काफ़ी सारी बताई हैं, अगर 1-2 रीजंस लाइफ क्या हैं, जिंदगी के रीजंस या पर्पस क्या है? आप देखें दूसरे के लिए जीते हैं ना, अपने लिए तो अब देखें अपने लिए जीना हो तो बंदा इतने साल काम नहीं करता। ठीक है। अब बंदा करता है दूसरे के लिए, अब इतनी मेहनत इतनी मुशक्कत से बंदा काम करता है तो वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए करता है या अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करने के लिए करता है। तो यही एट द एंड इसी को ज़िंदगी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये हमारी एक और नेक्स्ट एपिसोड है और इसमें हम लोग अनसंग अचीवर्स में, और जिसमें हमारा जो स्लोगन है वो मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि वो स्लोगन जो है ना वो 4 वैल्यूज़, 3 से 4 वैल्यूज़ के दरमियान घूम रहा है। और उसमें यही स्लोगन है हमारा कि डूइंग इट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ फॉर ब्रिंगिंग चेंज। वो आपकी चेंज जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी आ जाएगी, आपके प्रोफेशनल में भी आ जाएगी, आपके हर जो भी अचीव आप करना चाहते हैं तो वो हम लेके लाना चाह रहे हैं। और इसमें जो है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना भी हमारा मकसद है। तो देखते हैं जी, आज आपको मैं जो एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट हम लोग जिस पे हम काम कर रहे हैं अनसंग अचीवर्स, ये हमारा फ़िलहाल तो ऑनलाइन हो रहा है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेरा जो असल हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो इसके आप समझ लें नेक्स्ट स्टेज है, वो ये है कि हम ऑन साइट, हम तमाम दूर अफ्तादा एरियाज़ जो पंजाब के हैं, सबसे पहले पंजाब, उसके बाद बाकी जगह पे भी जाएं और उनमें क्या करें, जाके करियर काउंसलिंग सेशंस करें उन्हें, और किनके थ्रू करें, यही अनसंग अचीवर्स, जिसमें एकेडमिशियंस भी हों, जिसमें स्टूडेंट्स भी हों, जिसमें हमारे अलुमनाए भी हों, जिसमें सनतकार भी हों, जिसमें ताजर भी हों, जिसमें आप इंजीनियर भी हों, डॉक्टर्स भी हों, हर फील्ड के काश्तकार भी हों, मेहनत कश भी हों, हर वो बंदा जो मेहनत करता है और उस पर यकीन रखता है, हम उनको अपने साथ एक अपनी फोर्स बनाने जा रहे हैं। उसका नाम होगा वॉलंटियर फोर्स ऑफ अचीवर्स। उनको भी हम कहा करेंगे कि आज तो आप हमारे साथ ऑनलाइन आएँ, लेकिन उसके बाद ये हमारे साथ ऑन साइड महीने में कम से कम 1 दिन या महीने में कुछ घंटे ये हम इन्हें कहेंगे कि डोनेशन दें। पैसे में नहीं, डोनेशन ये है कि आप अपने इल्म से, एजुकेशन से, अपने अल्फाज से आप जाकर हमारे जो बच्चे हैं जो पब्लिक कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको जो है वो एजुकेट करें। तो आज हम इनसे जो पर्सनालिटी जिनको हमने बुलाया है वो आपको मैं बताऊं, उनका भी सक्सेस जर्नी जो है वो बड़ा
ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। उसमें बहुत सारे ऐसे तजर्बात हैं जो वो आपके साथ शेयर करना जा रहे हैं, जो कि कहीं अनकही उस पर हम कहेंगे, या ये हम कहेंगे कि ट्रू स्टोरी है और चैलेंजेस से भरपूर है। लेकिन उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे, हमारा जो इंटरेस्ट होता है उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे ओवरकम किया, हमने ये होता है कि हमने उनका प्रोसेस आपके सामने शेयर करना है कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर क्या प्रोसेसेस कवर किए, क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को कैसे मीट किया। तो मैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, मैं अपने एक पर्सनालिटी जो कि ब्रांच मैनेजर हैं, जो कि जिनका नाम है रिजवान, वो उनसे आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। और इसके अलावा वो जो हैं हमारे डाटा एनालिस्ट भी हैं, वो सप्लाई चेन प्रोफेशनल भी हैं, वो उन्होंने MBA भी किया हुआ है, ठीक है। और उनका 12 साल से ज़्यादा रिटेल और ये होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, जो सबसे बड़ा लाहौर के अंदर एक स्टोर है रहीम डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पे ये सर्व कर रहे हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है और उनसे आज आप मिलते हैं और उनसे आप उनकी स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो अब कैसे हैं, सब खैरियत है? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, सब खैर। तो इससे पहले कि हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं कि आपसे ना रैपिड फायर एक राउंड है वो जी, हम पूछते हैं कि आप उससे आपकी पर्सनालिटी पता लगेगी, थोड़ी सी रैपिड डेवलप करने में भी आसानी होती है। जी तो ज़रूर। अगर आपकी इजाज़त है तो हम उस तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 1 आप बताएंगे सर, आपको माउंटेन्स पसंद हैं या बीच? माउंटेन्स ज़्यादा पसंद। आपको प्रेफर करती हैं? आप ऐसे। बताएं, अपने आप में मगन रहने वाली शख्सियत हैं या लोगों के साथ जो है वो मिलजुल के या मिक्स होने वाली हैं? सर लोगों के साथ मिलजुल कर मिक्स होने में ज़्यादा मज़ा आता है। यानी सोशल काइंड ऑफ ऐसे। पर्सन है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की बजाय आप एक्सट्रोवर्ट हैं। अब फिर मुझे ये बताएं कि आपको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है? आल्दो वो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये कि हम ज़िंदगी के साथ साथ सारी चीज़ें हैं। आपको पॉप म्यूज़िक पसंद है या सूफ़ी म्यूज़िक? सूफी म्यूज़िक। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि जो आपका जो आजकल बच्चे बात करते हैं कि जी स्किल अच्छी है या डिग्री, तो आपका क्या ख्याल है? किसको प्रेफर करेंगे? पहले नंबर पे तो डिग्री का होना ज़रूरी है, लेकिन है। उसके साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग है स्किल्स जो ज़्यादा उनका ग्राफ जा रहा है, तो अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तजर्बे और क्वालिफिकेशन में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? अपना तजर्बा। और ये मुझे बताएं कि ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई है और डिफरेंट है कि डिग्री भी आपने बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो भी आपको मिनिमम या एक्सेप्टेबल जो डिग्री है वो तो लेनी चाहिए जो आपकी, और वो पढ़ाई का भी एक एज होती है नॉर्मली, और उस एज के अंदर ही ले लें तो ज़रा आसानी हो जाती है आपके लिए। ऐसे। थैंक यू। अब उसके बाद बताएं कि जो आजिज़ी इंकसारी है ये आपने अचीव कर लिया या इस पर अभी भी आपका काम जारी है? नहीं, ये मुसलसल चलने का नाम है, ये तो इंसान के अंदर रहनी चाहिए और वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ बढ़नी चाहिए। आप सर ये बताएं, मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है? मॉर्निंग पर्सन। और ये मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि जो नेटवर्किंग कोशेंट है, समाजी जहानत, वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, ज़्यादा बेहतर है, या आपकी जज्बाती जहानत? सर जज्बाती का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फील करते हैं कि आप दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उस वो होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इक्वल क्वेश्चन आपने कहा वो भी होना और ज़रूरी है। नेटवर्किंग क्वेश्चन, हाँ जी नेटवर्किंग भी ज़रूरी है, लेकिन जो आपका जज्बाती है उसका आप पे जो डोमिनेट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये मुझे बताएं कि आप जब आपको पास्ट के मतलब कभी सोचते हैं, माजी के मतलब सोचते हैं, तो उसको आप पछतावे के तौर पे लेते हैं, बोझ के तौर पे लेते हैं, बर्डन के तौर पे लेते हैं, कि या उसको आप लेते हैं लेसन लर्न? सब मेरे लिए तो ये है कि लेसन्स उसमें बहुत सारे हैं, तो हर किसी को उसमें लेसन्स वाला पॉइंट ऑफ व्यू ही हाईलाइट होना चाहिए, ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ले आएँ अपने फ्यूचर में। तो उसको बोझ नहीं समझना चाहिए, उसको जो है रिग्रेट्स नहीं मतलब होना चाहिए इंसान को। तो आप ये समझते हैं कि अगर आप पास्ट लॉसेस को सोचते रहें, पास्ट आप जो है जो आपके मिसहैप्स हुए हैं, कोई रिग्रेट्स हैं और चैलेंजेस आए थे, आप उसी का सोचते रहें, तो ये इसका इम्पैक्ट आपके मुस्तकबिल पे भी पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है सर। अगर आप अगर इसी पे सोचेंगे कि मेरे साथ ये हुआ और उसके साथ स्टिक रहेंगे, तो आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। हाँ। आपने उनसे लर्निंग्स लेके उनको देखना कि रिपीट ना हो आपके फ्यूचर पे, और आपका इम्पैक्ट क्या था आपके पास्ट पे, ताकि फ्यूचर में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और आप दूसरों के लिए कोई ना कोई अपनी खिदमत पेश कर सकें। अच्छा, आप बताना चाहेंगे, आप लीडर भी हैं, आपके माशाल्लाह 160 प्लस के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपके सब ऑर्डिनेट हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लीड करना पसंद करते हैं या रूल करना? डेफिनेटली लीड करना। ठीक है जी।
और ये मुझे बताएं, आपकी जो अप्रोच है वो एज अ लीडर वो ये है कि आपका उसके दो ट्रेड्स कहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ट्रेड ये है कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा तीसरा कोई आप ट्रेड बताना चाहेंगे एज अ लीडर, वो क्या चीज़ होनी चाहिए अच्छी आपकी कम्युनिकेशन के अलावा? आपके अंदर सिंपैथी वाला एलिमेंट होना चाहिए, आपके अंदर उसकी बात सुनने वाला एलिमेंट होना चाहिए कि आपको ये हिचकिचाहट ना हो कि मेरा सबऑर्डिनेट है किस लेवल पे है, ये वाला जो गैप है दूर होना चाहिए। आपको ओपन होना चाहिए, आपको हर किसी को बात सुन के अगर आपको उसकी हेल्प करने वाला होना चाहिए, उसकी कम से कम आपको उसकी जगह पे अपने आप को रख कर सोचने वाला होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली यानी आप एम्पैथी हो, उसका पर्सपेक्टिव और उसका व्यू पॉइंट, वो कहते हैं ना आपने आपको उसके शूज में जाके देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो एम्प्लॉई आपका फॉलोअर है, कई दफ़ा क्रिटिसिज्म करनी पड़ती है, तो जब आप समझ लें ये सामने बिठा के उसको किस तरह आप उसको क्रिटिसाइज करना चाहेंगे, उसकी अप्रेजल परफॉर्मेंस कोई मसला आ रहा है, आप उसको इन अ पॉजिटिव वे भी करेंगे, आप उसको एग्जांपल देके करेंगे, उसको सिखाने वाले मूड में करेंगे, ना कि उसको नेगेटिव मूड में करेंगे। क्रिटिसाइज तो वो हो सकता है कि वो उसको परसीव ना कर पाए जो आप चाह रहे हैं। असल में एम्प्लॉयज़ की क्रिटिसाइज करने का मकसद यही होता है कि उसकी डेवलपमेंट हो, वो एक स्टेप आगे चला जाए, वो बातें समझने लग जाए। क्रिटिसिज्म हो, प्यार से बात ऐसी है, ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की हो जाए इसमें। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि किस तरीके से आपको लोगों को जब हैंडल करते हैं, ये आपको समझते हैं कि इस आपने बता दी कि वन ऑफ द सक्सेस फैक्टर है लीडर के लिए जी। एक आपने हेल्थ भी बता दी, एक बता दी हैंडलिंग पीपल। आप मुझे बताएं कि वो जो लोगों को हम हैंडल करते हैं तो उसमें आप ये दो ऑप्शंस आपके पास होती हैं, ये चीज़ ज़हन में रखते हैं कि वो जिनको मैं डील कर रहा हूँ वो क्रिएचर ऑफ लॉजिक है या क्रिएचर ऑफ इमोशंस हैं। आप किसको फ्रेम को सामने रखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि सामने एक बंदा आके बैठा है, या बंदे आते हैं तो उसको आप क्रिएचर ऑफ लॉजिक समझ के उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं या क्रिएचर ऑफ इमोशंस? देखिए सर, ये क्वेश्चन बड़ा क्रिटिकल है। आमतौर पे हम लोग इसको आंसर करने में शर्माते हैं, लेकिन शर्माना नहीं चाहिए। ये लॉजिक वाला जो चैप्टर है ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। इमोशंस को आपको फ्रंट पे रखना पड़ता है। एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। एक बुजुर्ग मेरे पास आए तो मैं एक बच्चे को डांट रहा था, उसके काम से मैं खुश नहीं था, तो मैं उसको डांटने वाला मेरा एटीट्यूड था। अच्छा। आमतौर पे नहीं होता, आमतौर पे मैं उसको जो है पोलाइट लहजे से ही काम कर रहा होता हूँ कि इसकी जो है प्रोग्रेस हो जाए, लेकिन मेरा उस वक्त डांटने वाला लहजा था। अच्छा। तो बुजुर्ग ने उस बच्चे के जाने के बाद मुझे मेरे पास आके मेरे कान में कहा, वो मैं बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसने कहा, बेटा जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे काम करवाना बड़ा आसान है एक मैनेजर के लिए, लेकिन जो अनट्रेन्ड स्टाफ है उससे काम करवाना आप लोगों का काम है। आपको अदारे ने इसीलिए हायर किया हुआ है, इसीलिए वहाँ फ्रंट सीट पर रखा हुआ है कि आप लोग अनट्रेन्ड स्टाफ से काम करवाएं और उनकी प्रोग्रेस में हिस्सा डालें। तो ये है कि आपकी इमोशंस जो है वो पहले होने चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, ताकि उसको आप एड्रेस करें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी। आपने हमें ब्रीफली ये अपना एक रैपिड फायर राउंड हमारा हुआ था। अब मैं चाहूँगा कि आप हमें ना थोड़ा सा वो अपनी चाइल्डहुड कहाँ पैदा हुए, चिल्ड्रन एज अ चाइल्ड कैसे थे, एज अ टीन एज कैसे थे, एडल्टहुड, फिर उसके बाद आपने जो है एकेडमिक आपके जो अचीवमेंट्स हैं, फिर उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हैं, फिर आप यहाँ पे और फिर अगले 10-15 साल आपका अपने आप को कैसे देखते हैं, वो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहें तो। जी, असल में मैं जैसे कि मैंने बताया, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन मेरा जो है गाँव में ही गुजरा। डस्का के करीब गांव है, वहीं पे मैं रहा, वहीं पे मेरा स्कूल शुरू हुआ। तो इनिशियली स्टेजेस पे इतना पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं थी जैसा कि गांव के बच्चों की होती है, खेल कूद में होती है, तो वैसे ही गुजरा। मैंने तकरीबन प्राइमरी तक स्कूलिंग जो है गांव में की, और प्राइमरी के जब भी एग्ज़ाम होने थे प्राइमरी के, तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया कि मेरा बाजू जो है एक एक्सीडेंट में नहीं रहा। तो फिर हम लोग जो है लाहौर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने 6th क्लास से तकरीबन आफ्टर 6 मंथ के गैप से मेरी मेडिकेशन चलती रही। उसके बाद मैंने 6th क्लास से लाहौर में ही जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू की। अवान टाउन में स्कूल है, वहीं से मैंने स्टार्टअप लिया, और साथ साथ मैंने घर में प्रैक्टिस करती रहे। पहले मैं राइट हैंड जो है अपनी राइटिंग करता था, फिर मुझे यकदम जो है मजबूरी के लिए फिर लेफ़्ट हैंड राइटिंग करना पड़ी। तो उसके लिए मैं घर में जो है पेंटिंग ग्राफिक्स तरह करता रहता था। तो उसने काफ़ी हेल्प जो है मुझे की मेरी हैंड राइटिंग सेट करने में। बाकी स्कूल से चलते हुए जो मेरी 9th 10th तक मैं पढ़ा या गवर्नमेंट हाई स्कूल अवान टाउन में, वहाँ से काफ़ी अच्छी मेरी यादें हैं। वहाँ से
एक जो है मुहावरा जिसे कहते हैं कि जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी नहीं मिली, वो वाला मुझे अच्छी तरह समझाया गया कि बाज़ औक़ात मैं अपनी जो है काम में जल्दी कर लेता था, तो मुझे टीचर कहते थे कि अब आप आओ, बच्चों को इसको फ्रंट पे आकर समझाओ पढ़ाओ। तो वो मैं इसको एज अ टारगेट लेता था, उससे शर्माता नहीं था या उसको अपने पर बर्डन नहीं समझता था। मैं फ्रंट पे आके उसको डिलीवर भी करता था, बच्चों के लिए एक गाइडलाइन भी देता था अपने टीचर की मौजूदगी में। तो मेरे लिए काफ़ी एक इमोशनली भी अच्छी बात थी और मेरे जो है पर्सनल प्रोग्रेस के लिए भी अच्छी चीज़ थी। वो चलता गया, मेरी मैट्रिक अच्छे जो है माहौल में हुई। मैट्रिक में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्कूल से टॉप किया और उसके बाद फिर मुझे अच्छे टीचर्स की बदौलत है और वालिदैन की बदौलत है और मैं मुसलसल लगा रहा, मतलब ये कहने का कि गिव अप नहीं किया, कभी घबराए नहीं और अल्लाह ताला से उम्मीदें जो हैं वो बांध के रखी, नाउम्मीद नहीं हुआ। तो आगे चलता गया। फिर इंटर में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादर रोड में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने FSc की अल्हम्दुलिल्लाह प्री इंजीनियरिंग में। मेरा जो विज़न था उस वक़्त मैट्रिक के बाद यही था। मेरे अंकल थे, मामू के दोस्त थे, वो बैंकर्स थे, तो उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि आप इंटर कर लो, तो इंटर के बाद आपको ना हम बैंक की फील्ड में ले जाएंगे, हम आपके लिए जॉब के लिए आसानी हो जाएगी, आप इंटर पास कर लो, ICOM कर लो या आप FA कर लो। FSc तो उन्होंने नहीं कहा शायद, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे कज़न थे सजाद भाई, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, माशाल्लाह कामयाब शख्सियत है वो भी। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप जो है ICOM और FA की बजाय ना अब FSc करो, FSc प्री इंजीनियरिंग करो, ये आपको अच्छा पाथ देंगी अगर आपने आगे बैंकिंग साइड पे जाना है तो। लेकिन आपकी सीखने के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, आप ये वाला जो रूट मैप है इसको फॉलो करो। तो मैंने उसको अपनाया क्योंकि मेरी मैट्रिक भी साइंस में थी, तो FSc में भी अच्छा रहा मेरा, काफ़ी मेहनत की। ये आप कह सकते हैं कि वो ऐसे नहीं हो जाती चीज़ें, आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सारे जो है बहुत सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा अपने ऑडियंस के साथ कि ऐसे वक्त भी आए कि जब घर से लेके कॉलेज तक जाने के लिए किराया नहीं होता था जी। मैं ये बात मैं बहुत पुरानी नहीं बता रहा, लेकिन ऐसे वक्त गुजरे हैं कि घर से अगर जाने का किराया है तो आने का नहीं होता था, पैदल आना पड़ता था, कड़ी धूप में पैदल आना पड़ता था। वो घर आके फिर नए सिरे से उसको अगले दिन के लिए तैयार करना पड़ता था, अपने घर के काम भी करने पड़ते थे। तो बंदे ने कभी जो अल्लाह की मेहरबानी से गिव अप नहीं किया, उसको टारगेट एज अ टारगेट लिया, उसको अपना मोटिव बनाया, उससे हिम्मत नहीं हारी कि मैं ये काम बड़ा मुश्किल है, इसको छोड़ के कोई और कर लेते हैं। ऐसा नहीं किया, हम बस ये ज़हन में था कि करना है तो करना ही करना है। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि वो FSc अच्छे मार्क्स से हो गई। फिर उसके बाद मुझे मेरे अंकल सर ने बताया, उन्होंने कहा कि आप इंटर तो कर लिए बेटा आपने, असल में मेरा जहन में डाला गया था कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आप ये मैप है। तो उन्होंने जैसे इंटर हुआ, मैंने कहा इंटर मेरा हो गया, मामू को बोला, तो मामू ने कहा, मैंने अंकल को बोला है जो बैंकर हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा करो BCom करो, अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो कर लो ताकि आपकी जो ग्रोथ जो है अच्छी हो जाए, आपको रैंक अच्छा मिल जाए। मैंने कहा चलें BCom करते हैं, लेकिन जो मुझे बताया गया था मेरे कज़न की तरफ से कि आपने FSc करनी है और ये करना है, ये रूट मैप आजमाना है आपने। तो मैंने कहा ये BCom भी तो करना था, मेरे जहन में था पहले भी, अगर जॉब मैं कर भी लेता इंटर के बाद तो फिर भी मेरे जहन में था मैंने BCom करना है। बहरहाल मैंने कहा चलो कोई बात नहीं और थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, ये BBA के लिए अप्लाई किया था मैंने, या फिर MSc के लिए, सॉरी BSc के लिए अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटीज में किया था? ये पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने किया था, ये हेले कॉलेज में किया था मैंने अप्लाई। तो वहाँ में मेरा फर्स्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट मेरिट होता है उसमें नहीं आ सका था, मैंने किया ही मॉर्निंग शिफ्ट में था। और कुछ बजट्स की जो किल्लत की वजह से मैंने जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अप्लाई कर सका, ये कॉलेज में नहीं कर सका। मैंने कहा मेरे ज़हन में था कि मैं एक अच्छा लेके चल रहा हूँ एक लाइन को, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हैं, इंटर में अच्छे मार्क्स हैं, तो मेरा हो ही जाएगा। मेरे ज़हन में ये नहीं था कि एक लंबी लाइन है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है गैप्स हैं। हमारे पाकिस्तान में कहूँ कि यूनिवर्सिटीज़ कम होने की वजह से या इनके मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से एक बदकिस्मती है कि आगे आने के चांसेस कम होते हैं। मैंने सेकंड टाइम अप्लाई नहीं किया था, तो मेरा दोनों यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो सका। एक गैदरिंग में मेरे कज़न ने कहा कि आप ना पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, वहाँ अप्लाई करो। मैं अगले दिन वहाँ गया तो पता लगा कि आज लास्ट डे है BCom के लिए, आज लास्ट डे है, आपको आज की डेट में ही करना पड़ेगा।
तो मेरी ये मसला रही होती है कि जब भी मैं अप्लाई करने जाता था मैं सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाता था। अच्छा। उनकी कॉपीज़ मैं साथ ले जाता था कि अगर चांस मिले तो वहाँ पे अप्लाई करके आ जाए, दोबारा चक्कर ना लगे। तो मैं वहीं पे, अभी वो उनकी ब्रेक होने वाली थी तो मैंने वहीं पे अप्लाई किया, 10 रुपये की फ़ीस वहाँ पे की, तो मुझे एडमिशन स्लिप मिल गई। मेरी खुशी की वहाँ पे इंतहा थी, इंतहा नहीं थी खुशी की कि मैं आपको बताऊं कि मैं कितना बड़ा अचीवमेंट मैंने कर लिया है कि एक तरफ था कि मैं नहीं पढ़ सकूंगा आगे, एक तरफ आ गया कि आप फ्री पढ़ूंगा। तो वाकई मैं खुश था, अल्लाह ताला की मेहरबानी थी और घर में जो लोग थे उनकी दुआएं थी, साथ जुड़े लोगों की दुआएं थी कि मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया और वहाँ पे भी अच्छा रहा, 2 साल अच्छे गुजारे। अगर मैं वहाँ पे अचीवमेंट की बात करूँ तो हमारे टीचर्स अच्छे थे और उसके अलावा मैंने 2 साल में वहाँ गुजारे और मुझे 2 साल के ही मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिले, वहाँ से सर्टिफिकेट्स मिले, मेरी एक छुट्टी भी नहीं थी वहाँ पे। ओह वेरी गुड। 2 सालों में मुझे वहाँ से, मैं ये कोट करूँ कि मुझे वहाँ से मॉनेटरी टर्म्स में 2000 रुपये का वो इनाम भी मिला। बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए अभी भी काबिल फ़ख्र है, मैं घर में रखी हुई है, बच्चों को दिखाता भी हूँ। देखो मेरी कंसिस्टेंसी, देखो कि मैंने 2 साल वहाँ पढ़े हैं कि मेरे पास कन्वेंस नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने छुट्टी नहीं की। बारिश भी थी दरमियान में, धूप भी थी, सर्दी भी थी, गर्मी भी थी, लेकिन अपनी कन्वेंस नहीं थी। मैंने पहुंचना टाइम से था, छुट्टी नहीं करनी थी चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए चाहत होनी चाहिए। लोग कहते थे कि तुम मोहल्ले में नज़र नहीं आते, तुम खेलते नहीं हो, तुम हमारे साथ नहीं, दोस्त कहते थे कहाँ होते हो। तो मैं आगे से खामोशी का इज़हार भी करता था, उनको मैं क्या कह सकता था। बहरहाल मेरी लगन थी कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। आप कितने बहन भाई थे? सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और हम 3 भाई हैं, हाँ, 2 बहनें हैं और घर में बड़ा मैं ही हूँ। और पेरेंट्स का बताएं क्या था? पेरेंट्स के हवाले से कहूँ तो दोनों का साथ रहा है जी, आपका? वालदा का साथ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। जो वालिद की बात करूँ तो उनका साया जो है मुझसे दूर नहीं है, अगर दूर भी है तो मेरे करीब है वो। मैं ये कहूँगा कि वालिदैन का साथ होना बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। तो वालदा मेरे लिए, मेरी वालदा वालिद भी है, अच्छा, और मेरी वालदा भी है। ठीक है। तो यही कहूँगा कि फिर बीकॉम के बाद ठीक है, मेरे लिए ये चैलेंज था कि मेरे आप कह सकते हैं कि बजट्स नहीं थे इतने। मामू के पास हम रहते थे, अपना घर तो अलग था लेकिन मैं मामू के पास रह रहा था। मतलब लाहौर में मेरे भाई बहन जो थे, 2 भाई हम मामू के पास रह रहे थे, बाकी मेरा एक भाई और 2 बहनें अलग घर में रह रहे थे। तो ये हमारी प्राइमरी के बाद की बात है। मामू की सपोर्ट रही, बाकी रिलेटिव्स की जो मामू के घर से थे उनकी सपोर्ट रही। तो उसके बाद मेरा पर्सनल व्यू यही था कि यार मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। अच्छा। वो सपोर्टिव तो थे लेकिन एक बंदे के अंदर अपनी भी तो होती है ना, ज़मीर होता है कि वो अंदर से उसको नॉकिंग करता रहता है कि आपने किसी पे बोझ नहीं बनना, गैरतमंद होता है बंदा। ठीक है। तो उसलिए बस इसी विजन के साथ मैंने ना फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया बीकॉम के बाद, क्योंकि बीकॉम के बाद भी वो काफ़ी महंगी पढ़ाई होती है। आपको पता है कि आजकल जिस तरह मतलब मामला है, अगर मेरिट पे भी आ गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो मुझे लामहल्ला फिर जॉब में आना ही पड़ा। मैंने जॉब शुरू की, एक मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े अदारे से तो नहीं लेकिन छोटे से अदारे से की। एक बिलालगंज में है, कंप्रेसर होम के नाम से, हुसैन मशीनरी के नाम से। इंपोर्टर हैं ये, एयर कंप्रेसर्स और स्क्रू कंप्रेसर्स के हैं। ये डीलर्स हैं स्पेयर पार्ट्स के और इंपोर्ट करते हैं, फिर पूरे शहर, पूरे पाकिस्तान में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ से मैंने करियर का स्टार्ट लिया। वहाँ पे काफ़ी तरह मुझे चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, वहाँ से मैंने जो है इमोशनली अटैचमेंट सीखी। वहाँ से मेरे जो सीनियर थे, वहाँ के ऑनर थे एहसन साहब, उन्होंने मुझे बताया तकरीबन 8-9 महीने गुजरने के बाद कि बेटा, उन्होंने मुझे मेरी तरक्की भी की, उन्होंने मुझे डिपार्टमेंट शिफ्ट भी किए। उन्होंने जो तकरीबन मुझे बता दिया 1 साल के बाद कि आपकी ना यहाँ पे आपकी जॉब या आपके लिए जो वे पाथ है ना यहाँ पे नहीं है आपकी। अच्छा। आप यहाँ से आगे मूव करें, ठीक है, आप यहाँ के लिए नहीं बने, आप आगे चलें। तो उनकी जो इंस्पायरेशन थी उसको लेके मैंने आगे तलाश शुरू की जॉब की कि नए सिरे से कहीं और देखते हैं। तो वहाँ से स्किप करने से पहले मैं आगे तलाश की, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रहीम डिपार्टमेंट स्टोर में काम करने का मौका मिला। वो भी एक लंबी दास्तान है कि कैसे मैं वहाँ पे गया। वो भी इंशाल्लाह ताला आप बताना चाहें तो बता दें हमें, कोई बात नहीं, ताकि चैलेंजेस और साथ प्रोसेस से इधर ही कवर कर लें। तो जी अच्छा, जब मुझे वहाँ पे ये चैलेंज मिला कि ऑनर्स ने कहा कि आपकी ये जगह नहीं है, ये जगह आप रहना चाहो, आप काम करना चाहो तो करो, लेकिन आप आगे तलाश करो। मुझे पर्सनली भी लगा कि मेरा बीकॉम है तो मुझे यहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा जो एक
आजकल के बच्चे सोच रहे होते हैं कि यार आपको साफ़ सुथरा माहौल मिले, तो मेरे जहन में भी वही था उस वक्त, मतलब कि वो एक मेच्योरिटी लेवल नहीं था इतना। तो मैंने कहा नहीं, आगे ढूंढते हैं जॉब, आगे चेक करते हैं कहीं बेहतर इससे अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो मैंने फिर इर्द गिर्द देखा तो मेरे नज़दीक रहीम स्टोर था, वहाँ पे एक दोस्त के रेफरेंस से वहाँ गया, तो उन्होंने वहाँ पे जो HR थे उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू ना हमारे CFO साहब करेंगे। अच्छा, नॉर्मली वो करते थे? नहीं, नॉर्मली शायद वो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने शायद आपको मेरी देख के- पर्सनैलिटी देख के कहा कि शायद वो देखा कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, मतलब कि अच्छा, मेरे हाथ की वजह से उन्होंने कहा कि आप जो है ना हमारे CFO साहब करेंगे आपका इंटरव्यू। अब अगर मैं उनका नाम लूँ तो इम्तियाज़ साहब उनका नाम नहीं ले है। सकते। तो उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ साहब आपका इंटरव्यू करेंगे, आप सैटरडे को आ जाएँ। मुझे अभी भी याद है कि थर्सडे का दिन था, तो उन्होंने कहा आप सैटरडे को आएँ 10 बजे। तो मैं 10 बजे उनके पास गया सैटरडे वाले दिन, तो वहाँ इम्तियाज़ साहब मौजूद थे। उन्होंने इंटरव्यू लिया, 3-4 क्वेश्चंस किए उन्होंने फुल तौर पे कह दिया कि ठीक है आपको हम जॉब पे रखेंगे, लेकिन आपकी सैलरी बहुत कम हम दे पाएंगे आपको, तो आपको क्या आप इसको कबूल है, हाँ। एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा। मैंने कहा कितनी सैलरी? उन्होंने कहा आपको हम 7,000 से स्टार्ट करेंगे। ये किस सन की बात है तकरीबन? तकरीबन 2011 का अच्छा, एंड था। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप स्टार्ट करें, कोई बात नहीं, जो मेरी लगन होगी, मेरी मेहनत होगी, उसको देख कर आप इसको डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे 7,000 देना है या कुछ और देना है। ये आप मेरा काम देख के देखिएगा कि आप मुझे जो टास्क देंगे वो पूरा करूँगा, तो फिर ही है ना बात बनेगी आगे, जब मुझे काम की समझ आएगी फिर भी है। तो मैंने काम किया, तो मुझे जब मंथ का लास्ट में गया था तो मुझे 1 दिन की सैलरी वहाँ पे दी गई। आमतौर पे 1 दिन की सैलरी जो है वो नहीं मिलती, तो मुझे मंथ के लास्ट में मैं जिसको ज्वाइनिंग की थी, तो जब सैलरी मिलने का टाइम आया तो मेरी सैलरी शीट में 1 दिन की सैलरी भी लिखी हुई थी। तो मुझे 7,000 कह के मुझे उन्होंने 8,500 रुपये सैलरी पे की। तो मेरे लिए ये भी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने वो 4-5 दिन मेरा काम देख के मेरी सैलरी अच्छी की उन्होंने। तो रास्ता तो वाकई कठिन था। तो रहीम स्टोर में फिर मैं काम करता गया, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। फिर मैं पहले डाटा एंट्री में काम करता था, उसके बाद मैंने फिर इमरान साहब के साथ मैंने बताया, वहाँ पे हो गया, उनका असिस्टेंट काम करने लग गया। फिर हमारी एक ब्रांच की जो है इनोग्रेशन थी वहाँ पे, उसके बाद मुझे 4-5 महीने बाद 2016 में उसकी ओपनिंग हुई, 2016 में रहीम स्टोर वाबलाटोन की। तो उसके बाद मुझे रहीम स्टोर में ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई। वहाँ पे मेरी ज़िम्मेदारियाँ थी एज अ परचेज़र। वहाँ का सफ़र मैंने शुरू किया पहले मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, अंडर था अपने सीनियर के, वहाँ पे इंडिपेंडेंट परचेज़र के तौर पर गया। हालांकि उनकी जो मतलब कि उनकी रहनुमाई मेरे साथ थी, उनकी अप्रूवल्स मेरे साथ थी, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी इंडिपेंडेंसी वहाँ पे ज़्यादा थी वाबलाटोन में। वहाँ पे सीखने के लिए मुझे अपने जो सीखा था उसको मुझे बुरोकार लाने में मदद मिली, उसको पेश करने में मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैं उसको प्रोफेशनल लाइफ में कैसे उसको जो सीखा है कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब कहने का ये मुझे फील्ड मिला तो मैंने उसका नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाया। मैंने उसको फिर उसके हकीकी मानों में उसको आगे लेके चला, उसको स्टेप अप भी किया। उनकी जो मेरे से तवक्कुआत थी उन पर मैं पूरा उतरा, मेहनत की, वहाँ पे स्टाफ को साथ लेके चला। मैंने जैसे बताया कि तकरीबन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो स्टाफ है तकरीबन 160+ है, तो उनको मैं डील कर रहा होता हूँ अभी भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं एक परचेज़र से मुझे ज़िम्मेदारी दी गई ब्रांच मैनेजर की, तो ब्रांच मैनेजर के तौर पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। तकरीबन वहाँ 3 साल हो गए हैं ब्रांच एज अ ब्रांच मैनेजर। अच्छा, ये थोड़ा सा रेंज स्टोर की हिस्ट्री भी बता दें कुछ इनके, वो भी बता दें अगर ऑनर्स का, और ये फास्ट फैक्ट अगर जी मैं अगर मैं इसको समराइज करता हूँ जब आप रहीम स्टोर को आपकी तरतीब से। हाँ जी, कि 1979 से इसके रहीम स्टोर की बुनियाद रखी गई थी। अल्लामा इकबाल टाउन मून मार्केट में एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ से शुरू किया था। राना अख्तर साहब मरहूम और उनके बड़े भाई रनाज़ा साहब ने उनके अपने वालिद की नाम पर, उनका वालिद का नाम चौधरी अब्दुल रहीम है, तो उसी नाम से उन्होंने रहीम स्टोर की बुनियाद रखी थी मून मार्केट में एक छोटी सी दुकान से। फिर एक दुकान से 2 दुकानें हुई, फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने मेहनत की, बंदे ऐड होते गए, एम्प्लॉयज़ अच्छे जो है लोग ऐड होते रहेंगे, टीम बनती गई 2 से 3-4 हुए। फिर रहीम स्टोर मून मार्केट से उनको मौका मिला, तो वो अभी जहाँ रहीम स्टोर इकबालटन मौजूद है वहाँ पे आगे जो बेसिक उनका एक फ्लोर था जहाँ से अभी एंट्रेंस है, वही एक फ्लोर था।
तो वो पहले शादी हाल था अच्छा, जी, शादी हाल को ही उन्होंने मसन के खरीदा। अच्छा। और उन्हीं के जो डेस्क थे, टेबलों पे ये स्टॉक लगाया, जिस तरह के तो आमतौर में स्टॉक लगता है। देखिए कई आपको कोई- फैक्ट्स पता लग रहे हैं। जी, कोई वहाँ पे उस वक्त वो रैक्स वगैरह कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी अपनी कन्वर्जन की थी छोटी सी दुकान से एक बड़े हॉल में। तो वहाँ हॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते गए, सारे एम्प्लॉयज़ ने मेहनत की वहाँ पे, अपने अपने जो हिस्से का काम किया। अल्लाह ताला ने जो है उनको उसका सिला भी दिया, उनकी नेक दिली का और उनकी नेक नीयती का। उन्होंने फिर अपने स्टाफ को भी सराहा, साथ साथ उनको भी अप्रिशिएट किया हर लिहाज से। तो उनका स्टाफ माशाल्लाह आज कामयाब है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप अभी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वो किस तरह किस 40 लेवल पे साल, है। तभी आपने बोला 40 साल से भी जी, है जी, भाई। जी बिल्कुल। फिर एक जो फ्लोर था, एक फ्लोर से 2 फ्लोर हुए, 2 फ्लोर से 3 हुए, 4 हुए, अभी तकरीबन कोई 6 कनाल पे मुश्तमिल हो गया रहीम स्टोर माल्टन माशाल्लाह। उसके तकरीबन मुझे भी नहीं 3 पता। फ्लोर्स उसके काम कर रहे हैं। अच्छा। बेसमेंट है, एक उसका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे है, Fully वर्किंग functional है, हाँ। जी बिल्कुल। हर मतलब रहीम स्टोर की जो है अभी भी तरक्की का सफ़र जारी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कह रहे हैं कि रहीम स्टोर की तीसरी या चौथी ब्रांच इंशाल्लाह ताला हमारी इन प्रोसेस है। माशाल्लाह। तो हमारा यही ख्वाहिश है कि हम उसमें भी अब बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जबरदस्त सर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो Thank अब you. इसके बाद आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ तक तो पहुँच गए, अब आपका जो है ना आगे 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद के ख़त्म हो गई कहानी आपकी। अब क्या कोई है अब फर्दर प्लान? क्योंकि आपने मैट्रिक में देखा था तो वो आपने अचीव कर लिया MBA तक, फिर आपने स्कूल की बजाय चलें आप इधर आ गए, ये इधर लोगों की खिदमत कर रहे हैं रिटेल में। जी जी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब देखिए हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कहीं ना कहीं कि वो क्योंकि आप विजनरी हैं, ये हमें अपना पता लगा। बिजनेस जो है स्टार्ट करे। अब मेरी भी इनर यही ख्वाहिश है कि मैं अपना बिजनेस को स्टार्ट करूं। मेरी ये नहीं है कि मैं यहाँ से जॉब स्किप करके कहीं और जाके जॉब करूं। मेरा ये बिल्कुल माइंड नहीं है, ना ही मेरा जो है थिंकिंग है कि एक जॉब स्विच करके दूसरी जॉब की तरफ जाया जाए। दूसरी अगर ये जॉब मैं स्विच करूंगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अपना काम स्टार्ट करूंगा, ताकि मैं जो है दूसरे बेरोजगार लोग हैं उनको कंट्रीब्यूट कर सकूं, उनके लिए पाकिस्तान में जॉब गिवर बनूं। हाँ। ऐसी है तो ताकि मेरा जो 12-13 साल का जो एक्सपीरियंस है वो किसी काम आ सके। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं चाहे स्टार्टअप लूँ, कुछ ना कुछ नया करूँ, कुछ ना कुछ इसमें एडिशन करूँ और अपना काम स्टार्ट करूँ। तो इंशाल्लाह ताला मेरा यही विजन है कि अगले 3 सालों में, अगर 5 सालों में नहीं तो 3 सालों में इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ अपना काम ज़रूर स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। आपके नज़दीक लाइफ की रीजंस आपने काफ़ी सारी बताई हैं, अगर 1-2 रीजंस लाइफ क्या हैं, ज़िंदगी के रीजंस या पर्पस क्या है? अब ज़िंदगी अब देखें, अगर एक बंदा अपने आप को देखे ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल है उसको एनालाइज करना ज़िंदगी को। अपने साथ जुड़े हुए लोगों को देखें, अपने साथ जो आपकी फैमिली है वहाँ से स्टार्टअप लें, वहाँ से देखें कि आपके साथ उनको क्या अहमियत है आपकी और उनकी आपके लिए क्या अहमियत है। फिर आपको लगेगा ज़िंदगी क्या है। आप देखें दूसरे के लिए जीते हैं ना, अपने लिए तो अब देखें अपने लिए जीना हो तो बंदा इतने सालों साल काम नहीं करता। ठीक है। अब बंदा करता है दूसरे के लिए, अब इतनी मेहनत इतनी मुशक्क़त से बंदा काम करता है तो वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए करता है या अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करने के लिए करता है। तो यही एट द एंड इसी को ज़िंदगी कहते हैं।